अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश ग्रेड 12th न्यू कोर्स की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन की जो डिस्क्रिप्शन है उसको लाजमी चेक किया करें। उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है जिसके अंदर तमाम के तमाम लेसन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये एक्सरसाइजेज पूरी बुक की सॉल्व ये जो पीडीएफ आपको नज़र आ रही है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप ये तमाम के तमाम जो नोट्स हैं ये मुझसे आप ले सकते हैं। चलें, एक्टिविटी नंबर ए जो है जो चैप्टर नंबर 1 और 2 की एक्टिविटी से मिलती जुलती ही है। इसमें आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी गई है और आपने उसके लिए जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं ट्रांसक्रिप्शन को समझते हुए आपने करेक्ट स्पेलिंग्स को लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास एनिमल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ टाइगर, टाइगर। द सेकंड वन इज़ रैबिट, रैबिट। द थर्ड वन इज़ हैमस्टर, हैमस्टर, HAMSTER, हैमस्टर। द नेक्स्ट वन इज़ बीटल, बीटल, BEETLE, बीटल। उसके बाद नेक्स्ट है गूज, GOOSE, गूज। द नेक्स्ट वन इज़ खाओ, खाओ, COW, खाओ। द नेक्स्ट one is monkey, MONKEY, monkey. The next one is mouse, 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 mouse. The next one is sheep, 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 sheep. The next one is spider, 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 spider. उसके बाद characters हैं। characters में the first one is serious, 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 serious. The next one is careful, careful, CARE, care, FUL, careful. The next one is confused, CONFUSED, confused. The next one is generous, 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 generous. The next one is determined, 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 determined. The next one is strange, STRANGE, strange. The next one is brave, 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 brave. The next one is gentle, 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 gentle. The next one is honest, HONEST, honest. The last one is curious, 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 curious. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं तो हमारे पास कुछ मिसलेनियस वर्ड्स हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट वर्ड इज़ दैट, दैट, THAT, दैट। The next one is difficult, 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 difficult. The next one is you, YOU. The next one is which, WITCH, which, चुड़ैल को which बोलते हैं. The next one is there, 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 there. The next one is about, ABOUT, about. The next one is photo, 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 photo. The next one is should, SHOUD, should. The next one is people, 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 people. The next one is also, ALSO, also. ओके, नेक्स्ट कॉलम में हम आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अंडर, अंडर, UNDER, अंडर। द नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज नेवर, NEVER, नेवर। द नेक्स्ट वन इज सर्विस, सर्विस, SERVICE, सर्विस। द नेक्स्ट वन इज समथिंग, समथिंग, SOMETHING, something. The next one is place, PLAYS, plays, plays. The next one is point, 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 point. The next one is provide, 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 provide. The next one is large, LARGE, large. The next one is general, 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 general. एक्टिविटी ए हमारी हो गई। अब हम एक्टिविटी बी करते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी बी है सॉरी, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको जो बेस वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है। आपने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी है। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर ओवर एन आवर। योर फ्रेंड्स वेटेड, वेटेड, WAITED, वेटेड। इट इज़ नॉट वर्थ डैश सो मच मनी फॉर दिस कंसर्ट। तो पे, पे आपका बेस वर्ड है तो इट इज़ नॉट वर्थ पेइंग, PAYING, paying. अच्छा, when I reached the station the train dash, the train had left और the train left, दोनों ठीक हैं। the train left भी ठीक है, the train had left भी ठीक है। अच्छा, I dash the Badshah Mosque last month, I visited. The criminal dash the victim with a blunt object, the criminal attacked. His company is greatly dash after, his company is greatly sought after, seek, sought, sought.
अच्छा, his courage dash him, his courage forsook him, second form of verb, forsake, forsook, forsaken. अच्छा, the terrified people dash to the mountains, the terrified people fled, flee, fled. Okay, the police dash no stone unturned to trace the culprits. No stone unturned का मतलब होता है कि कोई भी ऑप्शन ना छोड़ना, मतलब हर मुमकिन कोशिश करना. द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मुजरिम. अच्छा, the robber dashed him with a blow on the head. The robber struck him. Strike, struck, struck. ओके, तो हमने एक्टिविटी बी भी कर ली, एक्सरसाइज हमारी हो गई. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी समरी, इसकी पैराफ्रेज, इसकी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन, सब कुछ. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर. तो आंसर इज दैट everlasting beauty and sorrow are the major themes of this poem. The poem represents two things: the labor of that girl and her expression of sorrow. She is working and singing at the same time without being bothered about her surroundings. She does not notice that the speaker is listening and enjoying her song. She just continues as if she is outpouring her heart out in the lap of nature. The speaker, on the other hand, seems enchanted by her song, as he claims that the song's beauty is matchless. Thus, he stops and enjoys its beauty, knowing it will not last forever. Question number 2 is that how does Wordsworth describe the song of the solitary reaper? The answer is that the narrator or the poet describes the reaper's song as a melancholy strain and plaintive. तो ये दोनों words जो हैं ये poem के अंदर से ही लिए गए हैं. While he cannot distinguish the words of her song, they sound sad, as if she is singing of loss or pain. He likes her singing more than the songs of the nightingale and the cuckoo, both birds that are known for their melodious voice. Question number 3 is that what is the poet's feeling about the song? What the poet's feeling about the song are as expressed in the second stanza of the poem The Solitary Reaper. तो second stanza में poet की क्या feeling बताई गई हैं? In the second stanza of The Solitary Reaper, the poet compares the young woman's song with nightingale and cuckoo. He says that no nightingale has sung the song so soothing like that for the weary travelers. For the song of girl has stopped him from going about his business. He is utterly enchanted that he says that her voice is so thrilling and penetrable, like that of cuckoo's bird, which sings to break the silence in the Hebrides island. He symbolically puts forth that her voice is so melodious and more than that of two birds known for their beautiful voice. Question number 4 is that describe in your own words the visual images depicted in the first stanza of the poem The Solitary Reaper. पहले stanza के अंदर क्या visual imagery use हुई है? First stanza of Solitary Reaper is full of visual imagery. The poet establishes a comparison between the song of beautiful lady and the singing of birds. He talks about the impact of songs on tired travelers when they arrive an oasis Nakhlistan in the Arabian sands. He gives examples of how cuckoo's melodies break the silence of Hebrides, a sea patch in Scotland. He makes the reader visualize all these scenes with his powerful language. Visual imagery is a strong tool applied by William Wordsworth in the first stanza of Solitary Reaper. Question number 5 is that give the examples of alliteration from the Solitary Reaper. Alliteration क्या होती है? Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line in quick succession, such as the sounds of in perhaps the plaintive numbers flow. अब ये देखें ना, perhaps के अंदर ये पा साउंड है, फिर उसके बाद ये प्लेंटिव, तो ये पा साउंड जो है ये क्या हो रही है? सक्सेसिवली रिपीट हो रही है. एंड द साउंड ऑफ न, जो नून की साउंड है, नो नाइटिंगेल, इसमें एन, फिर नो में, फिर उसके बाद नाइटिंगेल में, तो ये होती है एलिट्रेशन. अब इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पे है? द साइलेंस ऑफ द सीज, इसमें एस साउंड. सॉ हर सिंगिंग, इसमें एस साउंड. सिंग्स मेलनचोली स्ट्रेन, अब इसमें एस साउंड, ठीक है. उसके बाद परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, इसमें प साउंड. सेम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, इसमें एस साउंड. So the poetic repetition of the sound S and P in the device that is used by the poet is called alliteration. Question number 6 is that as you read the third stanza of The Solitary Reaper, what pictures of situation do you make in your mind? While reading the third stanza, I can visualize a lady bending over the sickle while she is cutting and binding the grain by herself. I can feel her singing a melodious song, and I can see a traveler lost in the magic of her song. I can see that traveler listening to the songs in a static position, and then I can see him mounting the hills while he is still in the trance of the song that lady has been singing. Question number 7 is Bache, that explain the last stanza of the poem in your own words. So in the final stanza, the poet says that whatever
maybe the theme of the song sung by the maiden. She sang so sweetly and profoundly that the poet wished it would never end. The poet repeats the beginning scene. According to him, he saw her singing at her work and while she was bending her sickle over the crops. He listened to her silently and without making any movement. However, when he started traveling up the hill, he could not hear her and the music was inscribed in his heart. Inscribed नक्श हो जाना. क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द सॉलिटरी रीपर. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, इसलिए अब मैं इसको दोबारा से आपके सामने जो है वो नहीं पढ़ूंगा. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था वही आपने 8 में लिखना है. उसके बाद हम इसकी समरी को देखते हैं. बहुत आसान सी समरी है, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आसान है, तो आपने ये पूरी याद करनी है ताकि अगर आपके क्वेश्चंस में आंसर्स में आपके एग्जाम्स में आती है तो आप अच्छे नंबर्स के साथ समरी लिख सकें. द पोएट सॉ अ हाईलैंड गर्ल. द यंग गर्ल was in a field. She was all alone. She was reaping the crop and binding it into sheaves. उनको गट्ठे जो थे वो बांध रही थी. She was also singing a sad song. The sound of her song was echoing in the whole valley. It could be heard even beyond the valley. The poet did not want to disturb her. He stood silently to listen to her song. He did not make any noise lest she should stop singing. The song of the girl was really very sweet and charming. It was sweeter than the song of a nightingale. Tired travelers resting under a tree in an oasis after their long journey in the deserts of Arabia find the nightingale song very sweet and charming. These songs provide them comfort, but no nightingale could have sung so sweetly as the solitary reaper sang. The cuckoo heralds the onset of the spring. जब बाहर आती है तो तब कुकू परिंदा गा रहा होता है. Cuckoo birds sing welcome songs in the Hebrides island in the northeast. They welcome the sailors. Their songs break the silence of the seas in the spring season. Their songs are very sweet. To the poet, the song of the solitary reaper seemed sweeter than the song of the cuckoo birds. The solitary reaper was a highland girl. She was singing in a hilly dialect. लहजा मतलब पहाड़ी लहजे में गाना गा रही थी. The poet couldn't understand what she was singing क्योंकि poet शहरी था, शहर से आ रहा था, लंदन से आ रहा था, तो इसलिए उसको जो है वो पहाड़ी लहजा था स्कॉटलैंड का वो समझ नहीं आया. देयर वाज नो वन अराउंड टू असिस्ट हिम. कोई साथ बंदा भी नहीं था जो उसको बता सकता कि क्या गाना गा रही है. सो ही स्टार्टेड मेकिंग गेसेस. तो पोएट ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए. परहैप्स ही वाज सिंगिंग ऑफ सम ओल्ड सॉरोफुल थिंग्स ऑफ द पास्ट or battles fought long ago. She might be singing about some unusual, unpleasant things or known problems of day-to-day life. It might also be about some natural sorrow, loss or pain that might recur. The poet couldn't understand what she was singing, but whatever was the theme of her song, it affected him deeply. Like her work, her song seemed endless. He saw her singing and reaping in the field. He listened to it while standing quietly for a long time. Then he climbed up the hill. He carried the music in his heart, though he could no longer hear it. उसके बाद हम स्टैंजा एक्सप्लेनेशन में आते हैं. अगरचे पिछले लेसन के अंदर मैंने आपको पोएम की जो उर्दू तर्जमा और तशरीह है वो करवा दी थी, लेकिन यहाँ पे स्टैंजा वाइज हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी देख लेते हैं. द पोएट सीज, पहला स्टैंजा जो है उसमें द पोएट सीज अ हाईलैंड गर्ल इन द फील्ड. द गर्ल इज रीपिंग द क्रॉप एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ. द पोएट लाइक्स दिस सीन. ही सेज to the passerby either to stop there quietly or to pass from there without making the least noise. The girl is cutting and binding the crop alone and also singing a song. This song is of sad nature, but the poet likes it very much and wants everybody to listen to it. The song is also echoing in the valley. Stanza 2 में जब हम पहुँचते हैं, the poet thinks that even the nightingale, famous for its singing to the tired travelers in the Arabian deserts when they take rest at an oasis, cannot sing better than this girl. The singing of the girl is also better and more thrilling than the cuckoo bird, which sings in the spring season and then breaks the silence of the seas among the faraway Hebrides. Stanza 3 जो है इसमें the poet is unable to understand the language in which the girl is singing. He does not know the theme of the song and wants somebody to tell him the theme. He thinks that the song is about old, unhappy incidents or of some battles in the past. The song can also be about some familiar matters related to the life of the girl. The song may also be about some natural sorrow, pain or loss which has happened to her. Last stanza में the poet does not think too much about the theme of the song. He is enjoying the song heartily. The poet thinks that there is no end to the girl's singing as if she will never stop singing. He watches her singing and using the sickle to do her work at the same time in the field. The poet says that he listened to her song without making any kind of movement and noise. When the poet went up the hill, he says
that he still remembered the music of the song which that Highland girl sang. The poet also says that he will always remember her singing. तो चैप्टर 3 की हमने रीडिंग भी कर ली, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, समरी, पैराफ्रेज, स्टैंजाज, ग्रामर, एक्सरसाइज सब कुछ हमने कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें चैप्टर नंबर 4 की हम एक्सरसाइज करेंगे। रीडिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि पूरी की पूरी बुक जो है वो सॉल्व हो चुकी हो। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि डिस्क्रिप्शन आप लाजमी देखा करें हर वीडियो की। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरी की पूरी बुक जो है वो अरेंज हुई वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको इसके जो सारा मटेरियल है, हैंडआउट्स हैं, ये अगर आपको चाहिए सॉफ्ट में, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉपीज़ के ऊपर लिखना ना पड़े और आपको अच्छे स्टैंडर्ड के नोट्स मिल जाएं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे ले सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।